पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो उसमें हमने कहा था कि किसी इलेक्ट्रोड को जिसका एक इलेक्ट्रोड हो जिसमें कि उसके इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड हो और उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ऐड कर दिया जाए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का याद होगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, प्लेटिनम रॉड होता है और उसमें जो है जो कि प्लेटिनम रॉड 1mH+ सॉल्यूशन में डिप्ड होता है और जिसमें कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस फ्लो कराया जाता है। तो इस इलेक्ट्रोड के साथ जब जोड़ देते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। और अगर उस इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोड आपने लिया है उस पर अगर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निगेटिव लेंगे और उस पर अगर रिडक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है तो उस पर उसका रिडक्शन पोटेंशियल को क्या लेंगे, हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। और इस प्रकार से क्या करते हैं एक हम लोग इसमें जो है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर हम लोग एक सेल में एक हम लोग सीरीज कर सकते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब इलेक्ट्रोड को क्या किया जाएगा, when electrode of a metal dipped in electrolyte, dipped in its ion of concentration 1m at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure and 1 atmospheric pressure, the reduction potential electrode potential of each electrode is calculated and a series is formed which is called electrochemical series. तो ये तुम्हारा हुआ कि जब डिफरेंट इलेक्ट्रोड को हम क्या करते चल जाएंगे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ऐड करते जाएंगे और उसको क्या कर देंगे और उसके साथ क्या कर देंगे, उसको कपलिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रोड हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल का एक जो वैल्यू आता जाएगा उसको एक सीरीज के रूप में जब हम लोग लिख देंगे तो उसे कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इसमें जो कि सबसे बेटर जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा क्या होगा, ज्यादा निगेटिव में आएगा। तो तुम्हारा जो कि टेबल जो तुम्हारा है लिथियम का जो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जबकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है तुम्हारा लिथियम से Li+ से Li का हाईएस्ट निगेटिव दिया हुआ है इज इक्वल टू हाईएस्ट निगेटिव वैल्यू, हाईएस्ट निगेटिव। इट मीन्स lithium is the strongest reducing agent in elemental state.
इन एलिमेंटल स्टेट। और जहां तक कि हाईएस्ट पॉजिटिव तुम्हारे टेबल में दिया हुआ है वो फ्लो, जैसे कि है तुमको ई नॉट एफ माइनस से हो गया तुमको एफ माइनस ऑब्लिक एफ टू इक्वल टू हाईएस्ट पॉजिटिव, हाईएस्ट इसका पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, पॉजिटिव हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू प्लस 2 पॉइंट कुछ है। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका मतलब ये लिथियम जो फ्लोरीन इज द बेस्ट रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एलिमेंटल स्टेट। तो ये एलिमेंटल स्टेट चूंकि इसी का सबसे ज्यादा लिया गया था एलिमेंट के स्टेट में, ये तुमको सबसे बेटर रेड्यूसिंग एजेंट होता है और इसका सबसे, इसके आधार पर एक सीरीज बना दिया गया है। जो स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं, जो अच्छे मेटल माने जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या तुमको कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब के क्या माने जाते हैं, निगेटिव में होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जैसे कुछ जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होते हैं रेड्यूसिंग पावर में, कॉपर, Ag, Au, प्लेटिनम, इन सबों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होंगे, इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होते हैं। जाहिर है कि आईपीएससी ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही क्या माना गया है, उसी के आधार पर सीरीज बनाने का रिकमेंडेशन किया है, इसलिए हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करते हैं। और अगर जहां तक की बात करें हम लोग का रिडक्शन पोटेंशियल, अगर है तुमको किसी का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जस्ट निगेटिव का डिफरेंस होगा। अगर किसी की रिडक्शन पोटेंशियल तुमको दी हुई है माइनस में समथिंग, तो उसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जस्ट क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जस्ट माइनस का डिफरेंस होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम अगर कहें तो जैसे कि ये तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल है Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, ये रिडक्शन हो गया, Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, प्लस 2 से 0 घट के आ रहा है, तो इसका वैल्यू 0.34 वोल्ट इसका है। तो इसी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कोई लिख दे, ये ऑक्सीडेशन में देखो Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस, तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, ये माइनस 0.34 वोल्ट हो जाएगा। ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये क्या होगा तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल, ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल। और वो हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जस्ट क्या होता है, निगेटिव का डिफरेंस होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर कैच कर सकते हो, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में तुम्हारा जस्ट निगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन जो आईपीएससी ने रिकमेंड किया सीरीज बनाने के लिए वो रिडक्शन पोटेंशियल है, जाहिर है कुछ ऑक्सीडेशन भी बनाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आधार पर जो सीरीज बनाया गया, तो हम मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा निगेटिव है वह दूसरे को जिसका कोई कम निगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव है उसको रिड्यूस कर देगा। जिसका कि ज्यादा निगेटिव है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इट मींस कि वो कम निगेटिव वाले या पॉजिटिव वाले को या जीरो वाले को क्या कर देगा, जीरो जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको रिड्यूस कर देगा। और जस्ट इसका उल्टा है, तो ये लाइन को हम लोग नोट कर सकते हैं, द इलेक्ट्रोड द मेटल या मेटल ही लिख देते हैं। और ये जाहिर है कि हम जब बात करें तो ये 1 m कॉन्सेंट्रेशन एंड 298 केल्विन इन स्टैंडर्ड कंडीशन, इन स्टैंडर्ड कंडीशन द मेटल which has high negative reduction potential reduces the other। मतलब हाई होगा तो जो दूसरे को जो पॉजिटिव हो या कम निगेटिव हो उसको रिड्यूस कर देगा। और इस बात को अगर आप याद रखते हैं तो आप जाहिर है बहुत सी चीज को भी याद कर सकते हैं कि जब क्या होगा तुम्हारा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिसका कम निगेटिव है या ज्यादा पॉजिटिव है, तो वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा। पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या करेगा, पॉजिटिव है तो वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसा कि आप फ्लोरीन केस में हाईएस्ट पॉजिटिव है तो सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो इसके आधार पर रिएक्शन को क्या कर सकते हैं हम लोग, कौन किसको रिड्यूस करेगा कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, हम डिटरमाइन कर सकते हैं टेबल को देख करके। टेबल तुम्हारे बुक में बना हुआ है, एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें टेबल बना हुआ है, उसके आधार पर तुम टेबल को देख सकते हो। टेबल और बुक के पीछे में भी एक बड़ा सा टेबल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बना हुआ है,
उसको भी देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन वैल्यू अगर किसी क्वेश्चन को बनाने में इधर नहीं मिल रहा है किताब में, तो किताब के जस्ट तुम्हारा जो बुक है एनसीईआरटी बुक, उसके पीछे भाग में दिया हुआ है जो लॉग टेबल है, वहीं पर तुमको दिया हुआ और भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो जो भी है इसमें लिखना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कुछ पढ़ाई हो गई। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल। The difference of reduction electrode potential of the difference of reduction electrode potential of cathode and anode is called electrode potential of this cell, is called electrode potential of the cell। तो ये सेल बराबर क्या होगा तुम्हारा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल दैट्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड, ये कैथोड का रिडक्शन, कैथोड माइनस एनोड हो गया। जाहिर है कि ये रिडक्शन दोनों का, ये क्या है तुमको रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का, रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। जाहिर है कि हम लोग जब बात करें तो रिडक्शन, और अगर ऑक्सीडेशन गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो जाहिर है कि अगर किसी प्रॉब्लम में ऑक्सीडेशन दिया हो तो आप उसको रिडक्शन बनाने की क्या कीजिए, उसमें जस्ट नेगेटिव साइन का प्रयोग कीजिए, चिन्ह उसको पलट दीजिए। तो आपका जब भी एक ही फार्मूला याद रखें, जैसे कि आप कोई कहेगा कि जैसे कुछ अलग अलग ढंग से इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन याद करेगा तो उसमें प्लस दे देगा, लेकिन जो तुम्हारा टेबल जो दिया गया वो सब में तुमको रिडक्शन ही दिया गया, तो ज्यादातर बेहतर है कि इसी का प्रयोग करें आप, और जिसका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि इसके आधार पर हम लोग, जैसे कि एक सेल है जिसका नाम डेनियल सेल है तुम्हारा, जिसमें कि याद होगा तुम्हारा क्या था उसका, उसमें कौन कैथोड था, कौन इलेक्ट्रॉन एनोड था, Zn था तुम्हारा एनोड, जिसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, और Zn2+ का अगर 1m कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पर है Cu2+ का 1m कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे Cu सॉलिड है, तो ये क्या होगा, डेनियल सेल हो गया। इसका अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई लिखने के लिए कहे, स्टैंडर्ड 1m है एट 298 केल्विन, तो इसको हम लोग जब 298 केल्विन पे है तो इसका वैल्यू कोई से लिख सकते हैं हम लोग, तो ये निकल जाएगा इस सेल का, डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी कर सकते हैं आप, स्टैंडर्ड एट 298 दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल है तो 1m कॉन्सेंट्रेशन पे है और 298 के दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा, कैथोड। तो कैथोड किसका है, कैथोड है Cu2+ का रिडक्शन में लिखना है, और माइनस इसका भी लिखेंगे, इसका भी रिडक्शन में ही लिखेंगे। ध्यान रहे कि इसमें इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn का यहाँ पर जो रिएक्शन में है, अगर इसका सेल रिएक्शन हम लोग देखें, सेल रिएक्शन जो डेनियल सेल का होता है वो कुछ ऐसा होता है, Zn प्लस Cu2+ से होता है Zn2+ प्लस Cu, तो इसमें होता इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन होता है, बट हमें यहाँ क्या लिखना रिडक्शन में, ये बात ध्यान रहे, क्योंकि दोनों का रिडक्शन अगर इसमें रिडक्शन में ही लिखेंगे, क्योंकि आईपीसी का रिकमेंडेशन जो वैल्यू दिया हुआ है वो तुमको रिडक्शन में ही है, तो हम लोग अपने फार्मूला को भी किस रूप में याद करेंगे, रिडक्शन के रूप में ही याद करेंगे। अगर कोई सी क्वेश्चन में जो है तुमको कोई क्वेश्चन में अगर Zn2+ से Zn का दिया हुआ है, उसके बदले Zn से Zn2+ देता, आप उसको तुमको ऑटोमेटिक देख लीजिए Zn से Zn2+ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन का दिया हुआ तुम्हारे पास वैल्यू अगर कोई किसी एग्जामिनेशन पेपर पर है,
या किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो Zn से अगर Zn2 प्लस का है तो उसका मतलब वो क्या वैल्यू दिया हुआ आपका ऑक्सीडेशन, तो आप नेगेटिव करके उसको क्या कर दीजिए, पॉजिटिव कर लीजिए, नेगेटिव उसमें लगा करके उसका निकाल लीजिए वैल्यू। तो जैसे कि अगर टेबल का बात करें, अगर तुम अपना जो बुक में तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में जो टेबल है उसका वैल्यू देखोगे तो इसका वैल्यू दिया हुआ है तुमको 0.34 वोल्ट। टेबल तुम जो दिया हुआ है बुक में उसको पलट के देख सकते हो, और इसका वैल्यू है तुमको -0.76 वोल्ट, इसका Zn2 प्लस है Zn का। तो दैट्स इक्वल टू 0.3 वोल्ट और माइनस माइनस प्लस हो गया 0.76 वोल्ट, दैट्स इक्वल टू 1.10 वोल्ट। तो ये हो गया तुम्हारा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हो गया, ये 1.10 वोल्ट हो गया। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इसका किसी सेल का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं। जब वैल्यू तुम्हारा यहाँ दिया हुआ है 1m कंसंट्रेशन पर निकालने के लिए, और इस 1m कंसंट्रेशन एंड 298 केल्विन, जिस तो टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तुम वैल्यू जब निकालोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या करना है, कैथोड के रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एनोड के रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस करना है। और मैंने क्या कहा कि अगर ऑक्सीडेशन किसी क्वेश्चन में गिवन है, वो जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे बढ़ यहाँ पर देखो Zn2 प्लस से Zn, ये रिडक्शन है, और Cu2 प्लस से Cu ऑक्सीडेशन है। हालांकि यहाँ मैंने क्या कहा, Zn का क्या हो रहा है, यहाँ पर इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ रिडक्शन ही यूज करना है। ये सब बातें को ध्यान रखोगे और तुम्हारा इस ढंग से क्या करते हो, किसी का भी कोई भी सेल का जिसका इलेक्ट्रोड यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया हुआ हो या वैल्यू में इलेक्ट्रोड कैथोड इलेक्ट्रोड बताया गया हो, हम उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, अगर तुमको ये कहा जाए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे तुमको वैल्यू जैसे कि है तुम्हारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन अगर 1m नहीं हो, टेम्परेचर अगर 298 केल्विन ना हो, तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो उसका इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड जो आपका टेबल दिया गया है वो तभी लागू होगा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख सकते हैं हम लोग, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी और टेम्परेचर 298 केल्विन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो। अगर उसको इस कंडीशन को अगर फॉलो बदला जाता है, जिसके में E0 जो वैल्यू लिख रहे हैं वो इसी स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज होता है तो उसके आधार पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको निकालने के लिए हम लोग को एक दूसरा इक्वेशन का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको हम लोग नस्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो उसका हम लोग क्या करेंगे प्रयोग, जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे नस्ट इक्वेशन कहते हैं, जिसमें नस्ट नाम के साइंटिस्ट ने तुमको दिया है, इसलिए उसका नाम है नस्ट इक्वेशन, जो कि बताता है कि इलेक्ट्रोड का कोई भी किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रकार कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, तो उसे हम लोग नस्ट इक्वेशन कहते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक एनर्जी से जुड़ा हुआ जो एक टर्म है जिसको गिब्स एनर्जी है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसका पहले देख लेते हैं नस्ट इक्वेशन का। नस्ट इक्वेशन को के बाद तुमको जो है क्वेश्चंस वगैरह भी दिए हुए हैं तुम्हारे बुक में, उस पर बेस्ड दिए हुए हैं, तो यहाँ तक तुम बुक से पढ़ाई भी कर सकते हो इसका, जहाँ तक है ये जो सिंपल था तुम्हारा। तो कैथोड का और एनोड का घटाने के लिए मैंने बता दिया, कैथोड में घटाइए आपका सेल का निकल जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब है तुमको नस्ट इक्वेशन, the equation which relates the electrode potential with concentration of electrolyte and temperature is called नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। तो जो कि हम लोग का नस्ट इक्वेशन में कहता है किसी भी इलेक्ट्रोड का सेल जो है तुम्हारा, जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का है, किसी भी इलेक्ट्रोड का तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा Mn प्लस ऑब्लिक m इक्वल्स टू जो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो है तुम्हारा Mn प्लस ऑब्लिक m
माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग के कह सकते हो, लॉग के, जो तुम्हारा किसी इक्वेशन का है। जैसे कि इसको एक इक्वेशन में अगर दे दें तो जैसे इक्वेशन में तुम्हारा यहाँ पर है mn प्लस से m प्लस है, यहाँ पे इक्वेशन है तुम्हारा mn प्लस एक्वस से तुम्हारा बन गया यहाँ पर mn प्लस प्लस ne, इलेक्ट्रॉन भी इसमें लगेगा, से बन गया तुम्हारा m, सॉरी। तो इसका जो इक्वेशन का तुम्हारा है n प्लस ऑब्लिक m log 10 बेस पर मेटल का 1 हो जाएगा, 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारा mn प्लस, इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि मेटल का कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या माना जाता है, 1 लिया जाता है, मेटल का कॉन्सेंट्रेशन 1 लेता है। प्योर मेटल हैज कॉन्सेंट्रेशन टेकन 1, प्योर मेटल हैज कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 1, इसको एक्टिव मास इसका 1 लेते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू 2.303 RT टैप। जहाँ तक इसमें कुछ जो वैल्यूज प्रयोग किए गए हैं उसके मैं बात कर देता हूँ। R तुम्हारा है यहाँ पर गैस कांस्टेंट जिसको कहते हो, जिसका वैल्यू होता है R है तुम्हारा गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। F तुम्हारा है यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट कहते हैं, फैराडे कांस्टेंट होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, दैट्स इक्वल टू 96,487 कूलम। ये क्या है तुमको, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, फैराडे कांस्टेंट हो गया। और n है तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो ही गया, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का ये कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हारा। तो इस तरह से, और जाई नॉट का वैल्यू तो हो गया तुम्हारा, जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल है ही वो, और ये तुम्हारा इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकल जाएगा। और जहाँ तक कि T है तुम्हारा, T इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन, T इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट में रखना है। अगर डिग्री सेल्सियस में केल्विन बदलेंगे क्या करोगे, 273.15 ऐड कर देंगे, 273.15 ऐड करने पर डिग्री सेल्सियस से वो केल्विन में चेंज हो जाता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसके आधार पर तुम निकाल सकते हो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जब टेम्परेचर वेरी करे और कंसंट्रेशन चेंज करे तो उसके आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग, निकालते हैं। अक्सर जो क्वेश्चन है वो जनरली टेम्परेचर को 298 केल्विन ही रखता है, तो जाहिर है कि आर का वैल्यू हमको पता ही है, और T अगर रख दिया जाए कितना, T इक्वल्स टू एट 298 केल्विन, जो जनरली क्वेश्चन में रहता ही है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। तो इसका जो कि हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हो गया, दैट्स इक्वल्स टू -2.303, आर का वैल्यू 8.314, टी को 298 रख दें, मल्टीप्लाई कर दें बाय फैराडे कांस्टेंट को 96,487 रख दें, इन सब वैल्यूज को पुट कर दें तो इसका वैल्यू होता है 0.0591 बाय n तो रहेगा ही, और लॉग क्या होगा तुम्हारा 1 बाय mn प्लस, ऐसा ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा एट 290, जो कि अक्सर ये प्रयोग में ज़्यादा आएगा, क्योंकि नहीं तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 बाय 96,487, इसको बार बार कैलकुलेट करना वो भी एक मुश्किल काम होता है। तो जाहिर है कि इसको याद ही रख लिया जाता है कि 0.0591 उसका मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, जिसका वैल्यू मैंने लिख दिया, सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो, तो वो इतना आ जाएगा, इसको चेक करके देख सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू हो गया। किसी एक इलेक्ट्रोड का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के हेल्प से। अब जहां तक रहा, जैसे कि एक आध क्वेश्चन भी दे सकते हैं,
क्वेश्चन है तुमको कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल्स टू 10। तो pH याद होगा क्या है तुम्हारा, pH का वैल्यू होता है तुम्हारा माइनस लॉग H प्लस। pH का वैल्यू क्या आता है, माइनस लॉग H प्लस। तो अब जैसे कि तुमको देखो इसका तो स्टैंडर्ड का तो वैल्यू याद ही होगा 2H प्लस। जैसे कि तुम्हारा रिएक्शन ले देते हैं इसका क्वेश्चन को, तो इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो 2H प्लस प्लस 2E से क्या बन गया, H2 गैस बन गया। अगर इसी इक्वेशन से चलें, चलिए तो H2, तो H2 तो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है ये, तो H2 गैस। तो ये जो सेल होगा 2H प्लस ऑब्लिक H2 इक्वल्स टू E नॉट 2H प्लस ऑब्लिक H2 माइनस इसको 298.0591 बाई 2 और क्या हो गया लॉग 1 बाय H प्लस का क्या हो गया होल स्क्वायर, H प्लस कॉन्स्टेंट का। और जाहिर कि लॉग में होता है, लॉग का रूल है कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर बाहर आ जाएगा। लॉग का मतलब ये पावर जो होता है तुमको यह मल्टीप्लाई होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। और इसका तो वैल्यू 0 होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, तो माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू 2 और लॉग क्या होगा तुम्हारा 1 बाय H प्लस को हम लोग लिख सकते हैं log 1 माइनस log 0, log 1 माइनस log H प्लस। तो H प्लस का वैल्यू क्या होगा, बेस तुम्हारा 10 ही है। तो जो है लॉग टेबल के बारे में जो कि तुम्हारा जो जिस स्टूडेंट को लॉग टेबल में दिक्कत हो तो राइट ट्यूटोरियल ऐप पर मैथमेटिकल टूल्स में लॉग टेबल के बारे में, लॉग टेबल हो या लॉग के बारे में या कैलकुलस में तुमको जहां प्रॉब्लम हो उन सबों का वीडियो सबका अपलोड है जो कि राइट ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको मैथमेटिकल टूल्स में मिल जाएंगे। वहां पर जाकर के तुम इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हो। तो दैट्स वैल्यू क्या होगा 0 माइनस 0.0591 और क्या होगा तुम्हारा, और ये तुम्हारा हो गया लॉग माइनस लॉग 1, लॉग 1 0 होता है तो माइनस लॉग H प्लस दैट इज कॉल्ड pH। इसको क्या कहेंगे लोग pH, माइनस लॉग H प्लस को हम लोग क्या कहते हैं pH। तो कितना हो गया माइनस 0.591 वोल्ट, तो माइनस में आ गया 0.5। तो क्या किया गया, इस इलेक्ट्रोड का pH 10 था जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक के इंटेक्स्ट में दिया हुआ, उसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, pH का वैल्यू क्या होता है, pH का वैल्यू जो क्लास 11 में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में माइनस लॉग H प्लस। तो यहाँ पर माइनस लॉग H प्लस जो आया था उसका वैल्यू डायरेक्ट pH के इक्वल कर दिए। तो pH का वैल्यू 10 था तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो उसका वैल्यू आ गया। तो जाहिर है कि तुम समझ गया होगा किस ढंग से इसका इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। अब जाहिर है कि जो सेल होता है वो 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। तो एक कैथोड के इलेक्ट्रोड में एनोड के इलेक्ट्रोड को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमका, पूरे सेल का निकल सकता है। तो पूरे सेल के लिए भी नेक्स्ट इक्वेशन को फिर क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को पूरे सेल का लिखने, या तो अलग अलग इलेक्ट्रोड को निकाल लीजिए, कैथोड का निकाल लीजिए फिर एनोड का निकाल, दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। लेकिन पूरे सेल का अगर एक बार में प्रयोग करना चाहते हैं तो नेक्स्ट इक्वेशन फॉर होल सेल भी लिखा जा सकता है। तो इसको नोट कर लो। कोई भी प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो रही है तो राइट ट्यूटोरियल ऐप पर जाकर के हमसे जो है पर्सनली संपर्क भी कर सकते हो, जहाँ पर क्लासेस मिल जाएंगे, तुम्हें पर्सनल क्लास भी ले सकते हो, लाइव क्लास वीडियो नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे बोर्ड के लिए, या जेईई मेंस एडवांस नीट इन सबों के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर के तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। एक कंप्लीट ऐप है जहाँ पर पढ़ाई तुम्हारा जो इंजीनियरिंग मेडिकल की प्रिपरेशन, जेईई मेंस जेईई एडवांस या नीट इन सबों की प्रिपरेशन की जा सकती है। तो अब है तुम्हारा, बात कर रहे थे हम कि अगर सेल के लिए हम लोग जैसे निकालना चाहेंगे नेक्स्ट इक्वेशन फॉर सेल, तो मैंने कहा कि एक तो तुम्हारा तरीका है कि कैथोड एनोड का अलग अलग निकाल लीजिए जो कि हाफ सेल का है और उसको माइनस कर दीजिए, तो वो भी किया जा सकता है। दूसरा है कि इसको एक अलग से अगर सेल रिएक्शन पता हो तो सेल रिएक्शन के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। बशर्ते लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह होती है कभी भी, जैसे कि इसी रिएक्शन की बात करें
तो इसको बैलेंस आप रिएक्शन को कर लेंगे पहले, और जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो आपको पता दोनों में इक्वल होना चाहिए। मतलब कि अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, तो इसको बैलेंस कर लें। रिएक्शन को पहले क्या करना है, बैलेंस करना। जो यहाँ बैलेंस ही है, चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है, तो ये बैलेंस रिएक्शन है जैसे। तो इसका जो ई सेल होगा, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई कैथोड, जैसे इसका देखो निकालते हैं हम लोग, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और जाहिर है कि रिडक्शन की बात करते हैं हम लोग, कभी भी रिडक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, रिडक्शन की जब हम बात करेंगे तो Cu2 प्लस से Cu और Zn2 प्लस से Zn, Zn2 प्लस से Zn की बात करेंगे। इसका माइनस कर दिए तो दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा दिस वन Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 2.303 RT बाय, यहाँ पे 2F कह सकते हैं, दोनों में n इक्वल हो जाए, NF के रूप में ही चलते हैं फार्मूला के रूप में, अगर n रहेगा तो n ही रहने दो, माइनस अब क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा तो हो गया इसका एक कैथोड का हो गया तुम्हारा ये। अब फिर इसके बाद किसका स्टार्ट होगा, फिर एनोड का। अगर तुम्हारा ये तुम्हारा एनोड का स्टार्ट करते हैं माइनस के बाद, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस के बाद किसका स्टार्ट हो गया तुम्हारा एनोड का, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग, और क्या हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा लॉग में 1 बाय क्या होगा Zn2 प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉन्स्टेंट Zn2 प्लस का कॉन्स्टेंट, यहाँ पर था जैसे Cu का, यहाँ पर हो गया Zn का, ये तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा अब इन दोनों को जो माइनस वाला दोनों को है एक साथ कर देते हैं, तो ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस क्या हो गया 2.303 RT बाय NF लॉग 10 बेस पर क्या हो जाएगा तुम्हें। अब दोनों का जैसे तुमको वैल्यू करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये तुमको जो लॉग का प्रॉपर यूज करेंगे हम लोग, तो माइनस क्या आ जाएगा तुमको 1 बाय क्या होगा तुम्हारा Cu2 प्लस और Zn2 प्लस तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा तुमको Zn2 प्लस कॉन्स्टेंट और बाय Zn, और Zn2 प्लस का कॉन्स्टेंट बाय Cu2 प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा तुम्हारा। तो ये तुमको इसको इस ढंग से भी कर सकते हैं, जो राइट साइड का इक्वेशन में जो राइट साइड है उसका कॉन्स्टेंट ऊपर रखिए, अब बाय लेफ्ट साइड का कॉन्स्टेंट दे दीजिए। तो ये क्या निकल गया तुम्हारा, ये जो इक्वेशन निकल गया दैट्स इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल हो गया तुम्हारा ये कैथोड का माइनस एनोड का, माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग, इसको के भी लिख सकते हो, ये या QC भी कहते हैं, लॉग के मतलब कि ई सेल बराबर, इसको ई सेल इसका वैल्यू लिख सकते हो, ये हो गया तुम्हारा। तो ई सेल का वैल्यू यही तुम्हारा हो गया, के तुम्हारा हो गया। और ये जो तुम्हारा है, अगर के को हम लोग कह सकते हैं, ये तुम्हारा कहते हैं इक्विलिब्रियम में जैसे तुम्हारा है, उसका के का वैल्यू निकाल दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाय जो राइट साइड का पहले बाय लेफ्ट साइड का, और राइट जिसका जो भी तुम्हारा है राइट साइड में, मतलब कहने का अर्थ हो गया कि राइट साइड में से जो मेटल है उसका तो 1 ही ले लेंगे, तो मेटल का 1 ही होगा Cu और Zn का, तो उसके आधार पर तुम्हारा क्या होगा, ये इक्वेशन तैयार हो गया। तो अगर किसी इक्वेशन का ई सेल पॉजिटिव आता है, अगर ई सेल ग्रेटर देन 0 है, तो ये रिएक्शन कहलाता है स्पॉन्टेनियस, ये प्रोसेस क्या होगा स्पॉन्टेनियस। और ई सेल अगर निगेटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन मतलब टेक्स प्लेस नहीं होगा। ई सेल इक्वल्स टू 0 आ गया तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्विलिब्रियम। तो ये 3 कंडीशन है। अगर ये तुम्हारा जैसे कोई रिएक्शन होगा नहीं होगा, अगर इसको चेक करना है, ये रिएक्शन फिजिबल जिसको कहते हैं, इसको फिजिबल भी कहते हैं, इसको दूसरा शब्द यूज करते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस या फिजिबल। तो कोई रिएक्शन फिजिबल तभी होगा या टेक्स प्लेस तभी करेगा जब उसका ई सेल क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। जब उसका ई सेल पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं, तो ई सेल अगर निगेटिव आ जाए, कोई से कैलकुलेट करें तो ये सेल अगर निगेटिव आए तो उस कंडीशन में वो रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा। और अगर ई सेल 0 हो गया तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, दोनों तरफ का रेट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इक्वल, मैंने एक का रेट क्या है, इक्वल है, दैट इज इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ई सेल अगर 0 हो गया, तो ई सेल 0 हो गया तो क्या इक्वेशन आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई सेल इक्वल 0 कर दे
तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा 2.303 RT बाय NF लॉग के, ये तुम्हारा वैल्यू हो गया। ई नॉट सेल का एक फार्मूला होगा तुम्हारा, और के को क्या कहेंगे तब, के इक्वल टू तब बन जाएगा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा। ई नॉट सेल अगर है तुम्हारा 2.303 RT बटे NF इंटू लॉग, ये क्या होगा तुम्हारा लॉग के का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ई नॉट सेल हो गया। अब तुम्हारा वैल्यू ये जहां तक है 2.303 RT बटे NF लॉग के, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा जी नॉट सेल का वैल्यू। तो इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारा क्या हो गया, के का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, अब जो के का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, इन सब का वैल्यू पुट कीजिए, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसमें जो है एक तुमको सीखना पड़ेगा एंटी लॉग लेने के लिए। के को जब इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, यहां पर के का वैल्यू अगर निकालना तो इधर जाकर के लॉग एंटी लॉग बन जाता है। एंटी लॉग का टेबल देखने के लिए तुमको जो है फिर से मतलब तुमको जो है टेबल को देखने का जो तुमको राइफल ऐप पर तुमको जो है मैथमेटिकल टूल्स में उसका एंटी लॉग का टेबल देख सो, या तुमको नेक्स्ट लेक्चर में इसका टेबल बता भी देंगे, बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जिसमें कि तुमको नेक्स्ट लेक्चर में तुम इसका जान भी सकते हो कैसे निकाला जाता है। तो ये भी तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया क्या चीज के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन फिजिबल होगा, वो रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा। कोई सेल रिएक्शन चल रहा है कि नहीं, अगर कोई पूछता है कि किसी क्वेश्चन में चेक करने के लिए कहा गया बताइए इस कंसंट्रेशन इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इस कंडीशन में उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, उसकी टेम्परेचर दी हुई है, तो आप उसका ई सेल कैलकुलेट कर लें। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जाय सेल उसका कैलकुलेट किए और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब डायरेक्शन उस कंडीशन में फिजिबल होगा, वो हो जाएगा। और अगर जीरो आ गया तो वो इक्विलिब्रियम में है, दोनों तरफ का रेट क्या है इक्वल है। और अगर इससे निगेटिव आ गया तो नॉन फिजिबल है, वो रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। एक हम लोग टर्म देखते हैं इस फिजिबल स्पॉन्टेनिटी के संदर्भ में, तुमको याद होगा क्लास 11 थर्मोडायनामिक्स में भी था, जिसको हम लोग कहते हैं गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी क्या होता है, तो गिब्स एनर्जी का जहां तक है इसको नोट कर सकते हो, इसको मिटा रहे हैं। गिब्स एनर्जी जहां तक है तुमको, हम लोग जो कि एनर्जी के संदर्भ में अगर इस सेल के पूरे प्रोसेस को देखें तो हम लोगों ने कहा कि एक जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो इसका मतलब ये हो रहा होगा कि सेल का जो केमिकल रिएक्शन है एनर्जी है वो कम घट रहा होगा और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा होगा। तो गिब्स एनर्जी चेंज जो किसी प्रोसेस का होगा, इस रिएक्शन का जो कि गिब्स एनर्जी चेंज होगा किसी सिस्टम का, वो जाहिर है कि अगर निगेटिव रहा होगा तभी तो वह, अगर उसका एनर्जी घट रहा है तभी तो वो एनर्जी दूसरे को क्या कर रहा होगा, दे रहा होगा। तो कोई भी प्रोसेस कब टेक्स प्लेस होगा, जब उसकी गिब्स एनर्जी क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी तुम्हारा लेस देन जीरो है, तभी वो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा जी जिसका सिंबल होता है, गिब्स एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए, चेंज इन गिब्स एनर्जी है ये, चेंज इन गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी में चेंज अगर तुमको क्या होता है, निगेटिव होता है, तभी वो कोई भी रिएक्शन जैसा कि थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा वो टेक्स प्लेस होता है। ये थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल के मुताबिक है कि गिब्स एनर्जी शुड बी निगेटिव टू टेक प्लेस एनी प्रोसेस। और ये एनर्जी लोअर होगा तभी दूसरे को क्या करेगा, एनर्जी देगा। तो कभी भी ये तुमको लोअर ही होना चाहिए। तो बैटरी ने जितना वर्क डन किया होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मूव कराने के लिए, वह वर्क डन क्या किया होगा, अपने एनर्जी के कॉस्ट पे किया होगा और उतना एनर्जी उसका घटा होगा। तो वर्क डन जो करेगा बैटरी, वही तुमको जो यूजफुल वर्क के रूप में क्या हो रहा है, तुम्हें मिल रहा होगा। बैटरी के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पर, जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से क्या किएगा, उसको फोर्स लगाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, और जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और वही क्या उसमें क्या हो रहा है, बैटरी के द्वारा क्या किया जा रहा है, वर्क डन किया जा रहा है सेल के द्वारा इस रिएक्शन में। और वही रिएक्शन जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी आप जो उसको वर्क डन जो कर रहा है बैटरी, उतना एनर्जी उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जो गिब्स एनर्जी चेंज होता है डेल्टा जी,
इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, जो वोल्टेज, चार्ज इनटू वोल्टेज के बारे में जानता होगा, चार्ज इनटू वोल्ट होता है वर्क डन, और वर्क डन जो होगा वही तुम्हारा किस में होगा, गिब्स एनर्जी में जाएगा। तो जितना वर्क डन ये पॉजिटिव करेगा उतना एनर्जी इसका लोअर होगा तो माइनस में चला जाएगा। तो जिसका जो एनर्जी होता है माइनस, अगर एक इलेक्ट्रॉन में n इलेक्ट्रॉन आपको निकल रहा हो और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, फैराडे कांस्टेंट, दैट्स इनटू ई सेल। तो माइनस NF इंटू ई सेल, ये किसका वैल्यू होता है, गिब्स एनर्जी का, गिब्स एनर्जी का ये वैल्यू हो गया। जहां पर F को क्या किया गया, चूंकि इसको डिनोट करना था, F देखो 1 मोल में डिनोट किया गया। देखो ये है चार्ज इंटू वोल्ट, 1 वोल्ट हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज में n इलेक्ट्रॉन है, अगर एक रिएक्शन में Mn प्लस से m बन रहा है तो n इलेक्ट्रॉन लगता है, लेकिन 1 मोल को कॉस्ट को करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज में फैराडे मतलब एवोगाड्रो नंबर 6.02 1 मोल के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो फैराडे कांस्टेंट बन जाता है। मतलब फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, जैसे यहां देख सकते हो F इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम इंटू तुमको कर दो 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको। F इज इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट का मतलब चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये जो तुमको है ये क्या किया गया, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर लाने के लिए, बड़े स्तर पर देखने के लिए, जो कि जनरली हम लोग मतलब एक इलेक्ट्रॉन में एक एटम में ना देख करके इसको मोल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग फैराडे कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई किए हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करते एक एटम के बनने की, तो वहां पर n इंटू ई होता है, स्मॉल दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम लोग यहाँ 1 मोल की बात करें इसलिए फैराडे कांस्टेंट का प्रयोग किया गया है। तो इस बात को समझ लो, चार्ज इंटू वोल्ट दैट इज वर्क डन। और निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि वर्क डन, जब ये वर्क जो इलेक्ट्रॉन को जितना वर्क करके इलेक्ट्रॉन को फोर्स दे रहा है उतनी ही एनर्जी इसकी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, इसलिए इसका गिब्स एनर्जी घटते जा रही है सेल की। सेल का मतलब जो केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है उसकी रिएक्शन, अब वो केमिकल की एनर्जी लॉस हो रही है आपकी। और ये फैराडे कांस्टेंट 1 मोल दैट इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, इसी का वैल्यू होता है F इज इक्वल टू 96,487 कूलम, तुम्हारा बुक में लिखता है, जिसको हम लोग फैराडे कांस्टेंट कहते हैं, फैराडे कांस्टेंट के नाम से इसको जानते हैं। तो ये तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये चार्ज क्या है, चार्ज इनटू वोल्ट दैट इज इक्वल टू इसका वर्क डन, और वर्क डन जितना होगा उतना ही एनर्जी इसका क्या होगा, लॉस होगा। तो क्लियर कट समझ में आ गया होगा बात। अब जहां तक कि इसका वैल्यू रहा, अब डेल्टा जी बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, अब ई नॉट सेल का वैल्यू, जैसे यहां पर तुम चाहें तो डेल्टा जी का वैल्यू जैसे देख सकते हैं माइनस NF ई नॉट सेल, ई सेल, तो ई सेल के बाद इसका वैल्यू कर सकते हैं। ई सेल का वैल्यू क्या होता है, ई नॉट माइनस क्या होता है तुमको 2.303 RT/NF, तो NF तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा ये। तो क्या कर सकते हैं इसका, जिसे चाहोगे तो डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। डेल्टा जी बराबर क्या लिखते हैं, माइनस NF और क्या होगा तुम्हारा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log 10 बेस पर के, या तुम्हारा जो है इसका वैल्यू रहेगा, इसका वैल्यू। तो ये तुमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, क्या चाहिए तुम्हारा 2 NF तो कैंसिल हो गया और बच गया 2.303 RT, तो 2.303 RT और log 10 बेस पर के। अगर ई बेस पर ले लेंगे तो 2.303 खत्म हो जाएगा। तो इसको डेल्टा जी नॉट करते हैं, तो डेल्टा जी बराबर क्या हो गया, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में आ गया प्लस 2.303 RT log 10 बेस पर के। तो ये डेल्टा जी हो गया, ये तुम्हारा रिजल्ट भी हो गया तुम्हारा, डेल्टा जी बराबर दिस वन। और इफ इन इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा जी इक्वल टू 0, तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 RT log 10 बेस पर के। ये के जहां पर क्या होगा तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या होगा तुम्हारा इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट। ये तुम्हारा हो गया। इस ढंग से डेल्टा जी के रूप में भी इसकी क्वेश्चन को लिख सकते हो। और डेल्टा जी क्या होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस में लेस देन जीरो, ई से शुड बी ग्रेटर देन जीरो, किसी कोई रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए। तो आई थिंक कि गिब्स एनर्जी, ये सब बातें भी समझ में आ गई होगी। गिब्स एनर्जी में क्या है, ये इसको जूल पर मोल में इसको रिप्रेजेंट किया गया, मतलब कि मोल पर मोल में लाने के लिए फैराडे कांस्टेंट गुना किया गया। अगर एक पर्टिकुलर एटम की चर्चा होती, एक पर्टिकुलर एटम के लिए Mn प्लस Mn, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ही मल्टीप्लाई n इंटू स्मॉल यू होता। तो जूल पर मोल में व्यक्त करने के लिए इसको क्या कर देते हैं हम लोग, फैराडे कांस्टेंट के रूप में ही जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और जहां तक कि मैंने कहा कि लॉग, जो तुम्हारा लॉग टेबल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है पीछे, वो तुम्हारा 10 बेस पर है, लॉग 10 में ही लिखा गया। और जब भी लॉग 10 बेस, अगर लॉग ई बेस में लिखेगा, जो नेचुरल लॉग होता है, लॉग ई बेस में कोई नंबर है, दैट्स इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बेस के इक्वल हो जाता है। तो ये नेचुरल बेस में अगर जाएंगे, ये नेचुरल बेस है, ये नेचुरल बेस कहलाते हैं। और ये बेस है 10 हो गया, इसको बेस पढ़ा जाता है। और लॉग टेबल के बारे में जहां तक है, तुमको नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताएंगे नेक्स्ट, जिसके आधार पर भी कुछ लॉग टेबल के बारे में देख सकते हो। इसको बना सकते हो, उसका क्वेश्चन वगैरह बनाने की कोशिश करो, फार्मूला बैठाओ। जहां दिक्कत होगी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, राइफल ऐप पर जा करके हमसे संपर्क कर सकते हो। उसमें जाहिर है कोई पर्सनल डाउट या तुम्हारा जो भी सवाल है, जो भी तुम्हें उस पर मोबाइल नंबर ये सब मिल जाएंगे। और इस प्रकार से तुम हमसे संपर्क कभी भी कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हो। तो इसी के साथ इस को समाप्त करें। नेक्स्ट लेक्चर में इसका कुछ क्वेश्चंस वगैरह इस पर बताए जाएंगे।